गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी लोग और फिर शुरू करते हैं अपना एटीएम की क्लास। और आज हमारे पास जो ईयर है वो है 1942 से 45, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रिप्स मिशन तक पहुंच गए थे। मैं एक बार फिर से क्रिप्स मिशन को रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं कि आज क्लास है, जबकि मैंने बोला था कि सैटरडे को क्लास होगी, है ना भाई। बोला था सैटरडे को क्लास होगी। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग त्रिपर्णा, गुड इवनिंग बच्चे। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को पता था कि क्लास होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने तो सबको बताया था दैट वी विल बी हैविंग आवर क्लास ऑन सैटरडे एट द सेम टाइम। चलो शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है बच्चों को मालूम नहीं है आज। निखिल, थैंक यू त्रिपर्णा, थैंक यू बच्चे, इट्स अ प्लेजर। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन, शुरू करते हैं। बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। और बेटा अगर कहीं पे भी लैग वगैरह होता है या बफरिंग होती है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। मुझे बस बता देना कि सर बफरिंग हो रही है कुछ भी। गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो 1942, ध्यान से देखो, आराम से देखो, तुम लोगों को ही मालूम है शायद या तुम्हारे पास ही नोटिफिकेशन आया इसलिए तुम लोग यहां पर हो। अटेंड करो, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, एकदम सदमे में आएंगे सारे के सारे। चलो, तो 1942 से 1945 के बीच में हमारे जो सेशंस हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। फटाफट से देखो बेटा। पहला क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। सबसे पहले देखो, मैं कोशिश करता हूं कि क्रिप्स मिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद तुम्हारा पेस बन जाए। भाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो है क्रिप्स मिशन के आने के बाद ही शुरू हो जाता है। ध्यान से देखो, हम सब ने देखा था कि स्टैफर्ड क्रिप्स जो है, स्टैफर्ड क्रिप्स वो हिंदुस्तान आया था, गांधी जी और नेहरू जी से मिला स्टैफर्ड क्रिप्स। और आया था ये 1942 में, और उस टाइम पर भी वर्ल्ड वॉर टू तो चल ही रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 45 तक चला है बच्चों। 1939 से 45 तक चला है और अभी हम चल रहे हैं 1942 में। तो ब्रिटिश को अभी भी, अंग्रेजों को अभी भी अपनी आर्मी में हमारे हिंदुस्तानी ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो 1942 में हिंदुस्तानी ट्रूप्स को भरने के लिए, भर्ती करने के लिए इन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा ब्रिटिश ने। और जब ये स्टैफर्ड क्रिप्स आया तो ये सीधे गांधी जी से मिला और नेहरू जी से मिला, और गांधी जी और नेहरू जी से मिलकर बोलता है कि आप अपने यंगस्टर्स को भर्ती होने दो हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, हमें ज़रूरत है। और हम आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं। क्या ऑफर लेके आए हैं? हम ये ऑफर लेके आए हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे। क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेट का स्टेटस का मतलब है हाफ स्वराज, आधा स्वराज, यानी कानून हम बनाएंगे ब्रिटेन में और उनको इंप्लीमेंट आप कर लेना। इसका मतलब यह है कि कानून हम ब्रिटेन में बनाएंगे, उनको आप इंप्लीमेंट कर लेना हिंदुस्तान में। तो गांधी जी ने बोला भाई ये जो तुम ऑफर दे रहे हो ये तो घटिया ऑफर है, ये तो पुराना ऑफर है। हमने तो 1929 से ही हमने तो 1929 से ही पूर्ण स्वराज की डिमांड रखनी चालू कर दी है। हमें अब हाफ स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। यानी साला कानून भी हम बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट भी हम करेंगे, तुम्हारे ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है अब, ठीक है। साफ इन्होंने बोल दिया कि डोमिनियन स्टेट का स्टेटस जो है ना अपने पास रखो तुम, हमको नहीं चाहिए। जब साला तुमसे मांग रहे थे तब तो दिया नहीं, अब आके बोल रहे डोमिनियन स्टेट का स्टेटस ले लो। बोला ये सब नहीं चलेगा,
बोला एक दूसरा ऑफर भी आपके लिए। दूसरा ऑफर यह है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक संविधान सभा बना के देंगे, एक संविधान सभा बना के देंगे जो कि आपका नया संविधान लिख देगी। तो हम एक नया संविधान सभा आपको बना के देंगे जो आपका नया संविधान लिख देगी आपके अपने हिसाब से। आप लोगों को हमारा तो पसंद नहीं आ रहा संविधान, तो आपका अपने हिसाब से संविधान सभा संविधान लिख के दे देगी। ठीक है, ये इन्होंने ऑफर किया। बेसिकली 2 ऑफर दिए स्टैफर्ड क्रिप्स ने। एक तो हम आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देने को तैयार है, दूसरा हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाने के लिए तैयार है आपके लिए। वो आपका नया संविधान लिख देगी, आपके हिसाब से जो आपको संविधान चाहिए वो नया संविधान आपको मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। गांधी जी ने बोला देखो भाई ये सेकंड वाली डिमांड ठीक है, ये जो ऊपर वाली डिमांड है ना, मैं बस ऊपर से बता रहा हूँ क्रिप्स मिशन क्योंकि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। बोला ये जो ऊपर वाली बात है ना ये तो अब हमें चाहिए ही नहीं, तुम्हारा ये घटिया ऑफर है। वी वॉन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। हमको साला तुम्हारा ये हाफ स्वराज का कॉन्सेप्ट अब पसंद ही नहीं। जब हमें चाहिए था तब तुमने दिया नहीं, अब जब तुम दे रहे हो हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट स्वराज चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज चाहिए यानी कंप्लीट आजादी चाहिए तुम लोगों से। तो बोला ये तो नहीं मिलेगी। तो बोला ऐसा है हमारे जो ट्रूप्स है वो भी नहीं मिलेंगे, भाग लो यहां से। तो मतलब क्रिप्स मिशन भी हो गया बच्चों फेल, क्रिप्स मिशन भी हो गया फेल। ठीक है, अब बात यह है यहां पर ध्यान से देखो कि क्विट इंडिया मूवमेंट फिर कैसे शुरू हुआ, और यहां पे पूछा है कि ये मूवमेंट शुरू किसने किया। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। तो होता यह है कि जब गांधी जी और नेहरू जी को लग रहा है कि यार ये बार बार हमारे लिए कोई ना कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, मतलब ये ससुरे बहुत ही ज्यादा वीक हो रखे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा वीक हो रखे हैं ये लोग, और इनको चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा सपोर्ट, ऐसे इनको काम ही नहीं चल रहा है। तो गांधी जी ने बोला भाई इस चीज का तो हम फायदा उठाएंगे, भाई इनकी डिफिकल्टीज, इनकी परेशानियां हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे लिए तो अवसर हैं, वो इनकी दिक्कतें हमारे लिए अवसर हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे। जब ये लोग इतने परेशान हैं वर्ल्ड वॉर 2 के लिए तो हम साला हिंदुस्तान में कोई मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब ये तो वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी है, हम अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब ये कहां संभालेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 संभालेंगे कि हमारा मूवमेंट संभालेंगे? ये फंस जाएंगे बीच में और हम आजादी ले जाएंगे। तो गांधी जी ने फटाफट से क्या किया, महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक जगह है वर्धा, तुमने सुनी भी होगी शायद, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से मैं बताता हूं, है ना। नागपुर में यहां पर देखो, नागपुर के पास, ये तो अपना नागपुर है महाराष्ट्र में, दिस इज आर नागपुर। यहीं पास में वर्धा है। कौन सी जगह बच्चों? वर्धा, WARDHA। तो वर्धा में 14 जुलाई को गांधी जी ने मीटिंग बुलवा ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस कार्यकारी समिति की। देखो आज भी ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस में है, राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है उसमें आज भी ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जब भी कोई इमरजेंसी डिसीजंस लेने होते हैं ना कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारी समिति जो है फैसला लेती है तुरंत से। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यानी कांग्रेस कार्यकारी समिति की मीटिंग हो गई यहां पर। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारी समिति, तो कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। और यहां पर गांधी जी और बाकी जो लीडर्स हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो सब डिसाइड करते हैं कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं अब कुछ ही दिनों में। तो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी रूपरेखा, उसका फ्रेमवर्क यहां पर तैयार हो रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा, उसका फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का फ्रेमवर्क या जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही वर्धा प्रपोजल के तौर पर 14 जुलाई को पास कर दिया। तो या तो इसे आप कहो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, है ना, या तो आप इसे ये बोलो कि भाई क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, ये प्रस्ताव है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, ये एक तो यहां पे पारित हो गया। या फिर आप इसे कहो वर्धा प्रपोजल, सेम चीज को आप क्या बोल सकते हो, वर्धा प्रपोजल। ठीक है,
क्योंकि वर्धा में ये प्रस्ताव रखा गया है, जैसे वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं, वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं, है ना, वर्धा प्रस्ताव। तो अब ये जो वर्धा प्रस्ताव है यानी कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, ध्यान से सुनो बेटा, जो ये वर्धा प्रपोजल है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, इस प्रस्ताव के थ्रू अब ये डिसाइड हो गया कि कुछ दिनों में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा और अंग्रेज जो वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी हैं और वर्ल्ड वॉर 2 में फंसे हुए हैं और वर्ल्ड वॉर 2 में परेशान है क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं है, इनफ ट्रूप्स नहीं है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे और साला हिंदुस्तान में हम आंदोलन छेड़ देंगे। तो अब अंग्रेज बीच में फंस जाएंगे, पिस जाएंगे कि वो वर्ल्ड वॉर 2 को वहां पे लड़ें या फिर हमारे आंदोलन को दबाएं। तो गांधी जी और कांग्रेस के कहने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई 14 जुलाई वर्धा में, और यहां पर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, उसी को वर्धा प्रपोजल भी बोल रहे हैं। तुमसे सवाल पूछ सकते हैं बेटा, तुमसे सवाल पूछ सकते हैं कि वर्धा प्रपोजल, वर्धा प्रस्ताव निम्नलिखित में से यानी फॉलोइंग मूवमेंट्स में से, निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन से आंदोलन से, विच मूवमेंट से ये एसोसिएटेड है? समझ में आ रही बात, किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है वर्धा प्रपोजल? तो याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रस्ताव पारित हुआ। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद अब फाइनल टच देना है इस प्रस्ताव को और मूवमेंट शुरू करना है। तो वो दिन आ गया 8 अगस्त का, वो दिन आ गया बच्चों 8 अगस्त। और 8 अगस्त को एक और कमेटी थी, एक और समिति थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समिति का नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है मुंबई में, यानी उस वक्त के बॉम्बे में। तो याद रखो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ होती है? बॉम्बे में। और बॉम्बे में जो ये बैठक हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, तो यहां पर चेयरमैन है महात्मा गांधी जी। कौन है बच्चों? महात्मा गांधी चेयरमैन है। और महात्मा गांधी यहीं पर बॉम्बे में एक मैदान है, मैदान का नाम है अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। आज के टाइम में इस मैदान का नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान, वरना उस जमाने में इस मैदान का नाम था ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान। तो ग्वालिया टैंक मैदान उस जमाने का, और आज का, यहां लिख देता हूं मॉडर्न डे, आज का अगस्त क्रांति मैदान। उस टाइम पे यहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है ग्वालियर टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान में, बॉम्बे में। और यहां पर गांधी जी नारा देते हैं, यहां पर गांधी जी नारा देते हैं कि इस बार लड़ाई आर पार की है, तो या तो करो या फिर मरो। गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा है वो यहीं पर दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा यानी डू और डाई, ये जो स्लोगन दिया है, ये जो कॉल दिया है, वो इसी आंदोलन के दौरान 8 अगस्त को दिया है। तो 8 अगस्त को हजारों लाखों की भीड़ को गांधी जी एड्रेस करते हुए साफ साफ बोल रहे हैं कि इस बार की लड़ाई आर पार की है और इस बार करो या फिर मरो, डू और डाई, ठीक है। और गांधी जी ने साफ साफ बोला, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह नहीं होना चाहिए, असहयोग आंदोलन की तरह नहीं होना चाहिए कि भाई हमने उस टाइम पे 2-2.5 साल तो बढ़िया मूवमेंट चलाया और आखिर में जो है हमने पुलिस वालों को जला दिया, पूरा मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। तो कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना भाई, देयर शुड बी नो वायलेंस। एक सिंगल इवेंट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि जहां पे हिंसा हुई हो। पूरी तरह से पूरे देश में इसे असहयोग आंदोलन से भी बड़ा बना दो, इसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। तो गांधी जी ने ये पूरा का पूरा ये स्पीच दिया और 8 अगस्त को गांधी जी ने स्पीच दी और अब 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च हो चुका है, मूवमेंट लॉन्च हो चुका है। बस अगले दिन 9 अगस्त से और प्रॉपर तरीके से शुरू होना है। पर याद रखना 8 अगस्त को ही मूवमेंट लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली। 9 अगस्त को गांधी जी ने बोल दिया सभी को कि 9 अगस्त को सभी लोग सुबह सुबह आके इसी ग्वालियर टैंक मैदान में, इसी अगस्त क्रांति मैदान में आके मिलो। अगस्त क्रांति मैदान तो अब बोलते हैं, पहले तो ग्वालियर टैंक मैदान ही बोलते थे। तो गांधी जी ने सबको बोल दिया भाई ग्वालियर टैंक मैदान में आ जाना, सुबह सुबह मूवमेंट शुरू करेंगे, आंदोलन प्रॉपर तरीके से। अब सारी की सारी जो भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़, वो तैयार कि भाई सुबह सुबह चलना है ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी ने बोला है मूवमेंट शुरू करना है तो करना है, और इस बार लड़ाई आर पार की है, इस बार तो अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर देंगे, और अंग्रेज वैसे भी बिजी हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इस बार हमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए
सुबह की तैयारी चालू है हमारे लोगों की, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मूवमेंट में, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं लोग उनकी। पर होता क्या है कि अंग्रेज एक चाल खेल जाते हैं। अंग्रेजों को पता चल गया कि अगले दिन से मूवमेंट हो रहा है और हम पिस जाएंगे अगर हमने इस मूवमेंट को नहीं रोका। हम मूवमेंट संभालेंगे या फिर अपना वर्ल्ड वॉर 2 संभालेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को लगा जब तक वो आदमी, एक आदमी बाहर रहेगा तब तक लोग जो है हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, हाईली एक्साइटेड रहेंगे और ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो भाई पंगा नहीं लेना, ऐसा करते हैं फटाफट से महात्मा गांधी को उठाओ और उनको कैद करो। तो होता क्या है कि रात को 12 बजे, जैसे मान लो आज 8 अगस्त है, गांधी जी ने आज मीटिंग की, अब रात 12 बजेंगे, 9 अगस्त हो जाएगी। तो आज रात को 12 बजे ये मान लो कि गांधी जी को पुलिस उठा लेगी। ध्यान से देखो, 12 बजे, 8 अगस्त इस तरफ, ये बज रहे रात के 12, ठीक है, ये रात के 12 बज रहे हैं और इधर है 9 अगस्त। भाई होता क्या है कि 12 बजे ही, 12 से 1 के बीच में, जब 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 12 से 1 के बीच में जब 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ मतलब 0 आर, 0 आर, अंग्रेजों ने इसी नाम से 12 से 1 के बीच में एक ऑपरेशन चला दिया, 0 आर ऑपरेशन। अंग्रेजों ने क्या चला दिया भाई लोग, 0 आर ऑपरेशन, 0 आर ऑपरेशन चला दिया बेटा। और इस 0 आर ऑपरेशन में, ध्यान से सुनो बेटा, 0 आर ऑपरेशन में गांधी जी को तो उठा के इस बार जेल में नहीं डाला, इस बार जेल में नहीं डाला बेटा, इस बार इनको हाउस अरेस्ट किया है, नजरबंद किया है। गांधी जी को 0 आर ऑपरेशन के थ्रू क्या किया, गांधी जी को तो हाउस अरेस्ट कर लिया। और कहां हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया, मैं बताता हूं। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं। गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर लिया, है ना, नजरबंद कर दिया। गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, नजरबंद कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, नजरबंद कर दिया, और सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि भैया गांधी जी को हाउस अरेस्ट किया पुणे में, महाराष्ट्र में जगह है पुणे, सब जानते हो। तो पुणे में उस जमाने में पूना बोलते थे, तो पूना में एक पैलेस हुआ करता था, एक महल हुआ करता था, एक हवेली हुआ करती थी, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। तो इनको नजरबंद कहां किया बच्चों, इनको नजरबंद किया आगा खां पैलेस में। ये वही आगा खां है जिन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई थी, याद है, आगा खां पैलेस। तो आगा खां हवेली में गांधी जी को उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ हाउस अरेस्ट कर दिया। ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन, मतलब हाउस अरेस्ट का मतलब है, नजरबंद का मतलब है कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट करके एक बढ़िया सी जगह पर रख देना, अब आराम से बातचीत करो, आराम से रहो, दोनों मियाँ बीवी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से आगा खां पैलेस में गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया। और बाकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे जो गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे इस आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो अगले दिन से बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से शुरू होने वाला था, पर रात को ही सारे लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया। गांधी जी को तो हाउस अरेस्ट, बाकी सबको जेल में। और सुबह जब हमारे रेवोल्यूशनरीज, जो हमारे क्रांतिकारी जब आए ग्वालियर टैंक मैदान में, तो देखते हैं कि यहां तो कोई नेता ही नहीं है, यहां तो कोई नेता ही नहीं है, कहां चले गए सब लोग। ये देख के उनको समझ में आया कि यार कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। बाद में उन्हें पता चला, अंग्रेजों ने बताया कि तुम्हारे सारे नेता जो हैं जेल में डाल दिए, अब चलाओ मूवमेंट। अब लोगों का दिमाग खराब कि गांधी जी को पहले दिन ही जेल में उठा के डाल दिया, अब ये नहीं सहा जाएगा। तो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई देखो, गांधी जी ने तो बोला था कि हिंसा नहीं करनी है, अब तो गांधी जी है ही नहीं, तो मतलब अब हिंसा कर सकते हैं, सीधी बात है। गांधी जी चले गए हाउस अरेस्ट होकर, तो जब गांधी जी नहीं है हमारे बीच में, तो हम गांधी जी की बात क्यों माने। बोला अब तो झंडा गड़ेगा भाई, अब अंग्रेजों की ऐसी तैसी होगी। तो जैसे ही इनको पता चला कि कोई लीडर बाहर नहीं है, तो लोगों ने, अब ये लोग भी कौन थे मैं आपको बताता हूं। इस मूवमेंट में जो लोग थे शामिल, वो कौन कौन है, इसमें स्टूडेंट्स हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा इसमें बच्चों वर्कर्स है, मजदूर वर्ग है, वर्कर्स है। उसके अलावा बच्चों इसमें यहां पर आपको देखने को मिलेंगे किसान, पीजेंट्स, पीजेंट्स है, किसान है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग। ज्यादातर तो आज हम भी मिडिल क्लास के ही हैं, हम भी लोअर मिडिल क्लास के ही हैं भाई, सभी लोग।
तुम सब जानते हो हम लोग मिडिल क्लास ही तो हैं, मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास, तभी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास है इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपर मिडिल क्लास होते तो बिजनेस के बारे में सोचते। पर हम सबको मालूम है कि हमारे लिए सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है, अपनी इज्जत के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो भाई लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स यानी छात्र और अपने मजदूर वर्ग, किसान भाई और जो निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो सब इस रिवोल्ट में, इस मूवमेंट में शामिल हुए। और अब क्योंकि गांधी जी नहीं है तो भाड़ में जाए नॉन वायलेंस, भाड़ में जाए अहिंसा, अब तो होगी हिंसा। और लोगों ने इसको पूरी तरह एक चैलेंज की तरह लिया कि मान लो हमारे पास लीडर नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई लीडर नहीं है लोगों के पास, इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा गया। क्या कहा बच्चों? लीडरलेस रिवोल्ट। तो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया बिना नेता का विद्रोह कौन सा आंदोलन था भारत में? क्विट इंडिया मूवमेंट, लीडरलेस रिवोल्ट, कोई नेता नहीं है। लोगों ने इसको चैलेंज की तरह लिया कि देखते हैं हम लीड कर पाते हैं कि नहीं, और लोगों ने भाई जो लीड किया, खुद हिंदुस्तान के इन सभी लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया। और क्या किया? जहां जहां अंग्रेज दिखे भाई साहब इनकी कुटाई पिटाई सुताई बहुत बढ़िया से की, मरम्मत की है इनकी ढंग से। उसके बाद जहां अंग्रेज प्रॉपर्टी दिख गई, कोई बिल्डिंग दिखे साले को आग लगा दो, कोई अंग्रेज अफसर दिखे साले को ठोक दो, कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों की चमचागिरी करता हुआ पाया गया इसको भी मारो साले को, ये भी किसी काम का नहीं, गद्दार है। और जहां अंग्रेजों के ऑफिस दिख रहे हैं आग लगा रहे हैं, बस स्टैंड में आग लगा रहे हैं, रेलवे लाइन की रेलवे पटरियां उखाड़ दी, बोला आओगे तो अपने सिपाहियों को लोग के लेके तुम ट्रेन में ही आओ, सालो पटरियां ही उखाड़ दी। उसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेलीग्राम, टेलीफोन पोल, सबको आग लगा दिया, कम्युनिकेट ही ना कर पाए, ऑफिस में आग लगा दी, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जला दिए। हिंदुस्तान की जनता भड़की हुई थी। पर अंग्रेजों को जब पता चला कि भाई ये तो बहुत तगड़ा मूवमेंट हो गया, तो अंग्रेजों को लगा यार वर्ल्ड वॉर 2 संभाले कि इन्हें संभाले हम, पर वो गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे इस आंदोलन को रोकने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया मार्शल लॉ। क्या इंप्लीमेंट कर दिया भाई लोग उन्होंने? मार्शल लॉ। ये स्पेलिंग है इंग्लिश में मार्शल लॉ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब ये मार्शल लॉ है क्या, मैं आपको बताता हूं। भाई धारा धारा 144 सुनी है ना, सेक्शन 144। जब भी दंगे वंगे होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो सीआरपीएफ वगैरह को बुला लिया जाता है और धारा 144 लगा दी जाती है राज्य में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर। तो धारा 144 ही है ये मार्शल लॉ, पर थोड़ी एक्सट्रीम किस्म की है। मार्शल लॉ में साफ ये बोला जाता है कि मिलिट्री पूरा पूरा कंट्रोल ले ले, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का पूरा कंट्रोल मिलिट्री के पास रहेगा। और अगर 4 या 4 से ज्यादा लोग कहीं पर इकट्ठे हुए तो ठोक दो सालों को। ये है इनका मार्शल लॉ। अदरवाइज क्या होता है, 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो इनको गिरफ्तार कर लो। ये बोल रहे हैं कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए ठोक दो इनको, सीधे शूटेड साइट का ऑर्डर, शूटेड साइट का ऑर्डर दिया है भाई, ध्यान से देखो। और अब क्या होता है, इस मूवमेंट में बुरी तरीके से हंगामा होता है, लोग मर रहे हैं, अंग्रेज मर रहे हैं, हम मर रहे हैं क्योंकि उधर से गोलियां चल रही हैं, हम मर रहे हैं, शूटेड साइट का ऑर्डर है, हम मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, बुरी तरीके से खून खराबा, कभी इनकी कोई बिल्डिंग जला रहे हैं हम, कभी कोई बिल्डिंग जला रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट चल रहा है। और इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि जैसे ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया, फायरिंग वगैरह चालू कर दी हमारे लोगों पर, तब हमारे लोग डर गए कि यार ये तो फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। तब हमारे लोगों ने धीरे 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 करके इस मूवमेंट को शांत किया। मतलब अगर ये मार्शल लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता ना तो भाई ये अंग्रेजों की ऐसी तैसी हो रही थी। पूरे देश में ये आंदोलन चला है, पूरे देश में ये मूवमेंट चला है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इस पूरे मूवमेंट में बच्चों, इस पूरे मूवमेंट में तुम देखोगे कि हाँ, इस पूरे मूवमेंट में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं। कुछ 3-4 लोग छुपके से अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब ये कौन है मैं आपको बताता हूं। अंडरग्राउंड ध्यान से देखो, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज, छिपी हुई क्रांतिकारी गतिविधियां, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। मतलब अंग्रेजों की नजर में भी मत आओ और उनकी ऐसी तैसी भी कर दो। तो ऐसा भी कुछ लोग कर रहे थे, तो इसे हम बोल सकते हैं कि छिपी हुई
क्रांतिकारी गतिविधियां या छुपकर की गई क्रांतिकारी गतिविधियां। ओहो, अब ये कौन कौन शामिल थे इनमें मैं आपको बताता हूं, एक एक करके नाम बताता हूं। पहला नाम है बच्चों राम मनोहर लोहिया, एक पॉलिटिशियन रहे हमारे पुराने 40-50 साल पुराने। राम मनोहर लोहिया बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, बहुत ही सुलझे हुए आदमी, नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। उसके बाद एक है अपने जयप्रकाश नारायण, जेपी, जयप्रकाश नारायण जेपी। और यही वो इंसान है जिन्होंने इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, तो इमरजेंसी के खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा किया था इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने। इनको शॉर्ट में जेपी बोलते थे, जेपी। फिर यहां पर इस टाइम पे तो ये जिस टाइम पे ये 1942 का आंदोलन चल रहा है, इस टाइम पे तो ये सब यंग है। बाद में जाके जिस टाइम की मैं बात करूं फिर ये बूढ़े हो जाते हैं। इस टाइम पर 1942 में सब यंग है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। एक है अपनी लेडी है यहां पर, अपने अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली। इनका पूरा नाम एक्चुअल में तो अरुणा गांगुली था, पर इन्होंने हमारे एक फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी आसिफ अली जी से शादी कर ली, और शादी के बाद ये हो गई अरुणा आसिफ अली। और इनके जैसी एक और लेडी है बहुत ही बहादुर, उषा मेहता। उषा मेहता ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में लगे हुए थे। अब कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे अंग्रेजों से, पर बीच बीच में बाहर निकल के आते और लोगों को बोलते उस बिल्डिंग को उड़ा दो, ये एक बिल्डिंग है इसको उड़ा दो, इसमें ये बिल्डिंग को उड़ा दो, ये ऑफिस जला दो, इनके इस सिस्टम को उड़ा दो। ये बैठे बैठे छुप के लोगों को गाइड करते और लोग जो है जैसे ये बोलते वैसे करते। बड़ा नुकसान हुआ अंग्रेजों का। तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण छुप छुप के लोगों को गाइड कर रहे थे कि कौन सी चीज को नष्ट करना है, कौन सी चीज को डिस्ट्रॉय करना है। और इन दोनों लेडीज ने तो क्या किया मैं आपको बताता हूं भाई। अरुणा आसिफ अली ने तो झंडा गाड़ दिया, लिटरली झंडा गाड़ा है इन्होंने। क्या किया मैं आपको बताता हूं भाई। ग्वालियर टैंक मैदान से ही तो पूरा का पूरा रिवोल्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, तो वहां पर तो सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, सिक्योरिटी टाइट थी भी। ये अरुणा आसिफ अली हमारी जो है अरुणा गांगुली, ये पता नहीं कैसे चोरी छुप के वो ग्वालियर टैंक मैदान में पहुंच गई, हिंदुस्तान का उस वक्त का झंडा लेके जिसमें बीच में चरखा होता था। ठीक है, और गांधी जी ने जहां से जो मूवमेंट शुरू किया ग्वालियर टैंक मैदान से, उस ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसिफ अली गई, बीच सिक्योरिटी को पता नहीं कैसे पेनिट्रेट करके, कैसे चीर के गई, और उसके बाद बीच मैदान झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान, और उसके बाद गायब हो गई। तुम सोचो, जहां से आंदोलन शुरू हुआ वहां पर कोई औरत सिक्योरिटी से बच के छुप के, अगर पता चल जाए तो उनको गोली मार दे, जाके झंडा गाड़ा और गायब हो गई। ये अंग्रेजों के लिए मुंह पे तमाचा था उनके कि सालो तुम कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, हमारे हिंदुस्तान में कोई ना कोई सरफिरा तुम्हें ऐसा मिल जाएगा तो तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। तो अरुणा आसिफ अली ने ऐसी तैसी कर दी। इस चक्कर में इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं हम। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और उषा मेहता ने तो और भी ज्यादा कांड कर दिया। इन्होंने तो चलो झंडा गाड़ा, बड़ी ब्रेवरी का काम है, सिक्योरिटी ब्रीच करके। उषा मेहता ने तो वो काम किया जो पूरा हिंदुस्तान, क्या कोई उस जमाने की सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती थी हिंदुस्तान की औरतों से। उस जमाने में तुम सब जानते हो महिलाओं की जो शिक्षा थी उसकी क्या स्थिति थी, उनकी एजुकेशन का क्या स्टेटस था। पर उषा मेहता बहुत ही पढ़ी लिखी और इनफैक्ट टेक्निकल लेडी है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कांग्रेस रेडियो नाम से एक पूरी का पूरा चैनल स्टैब्लिश कर दिया। कांग्रेस रेडियो के नाम से एक पूरा का पूरा चैनल स्टैब्लिश कर लिया, और उस कांग्रेस रेडियो में खुद बन गई अनाउंसर, और आखिर में लोगों को गाइड करने लगी कि यहां पे जाओ, वहां से ऐसे करो, वो करो, ये करो। तो कांग्रेस रेडियो बनाकर इन्होंने भी अंग्रेजों से टक्कर ली है उषा मेहता ने। उस जमाने में जहां औरतें सिर्फ अपना घर का काम कर ले बड़ी बात है, या बाहर खेत का काम कर ले बड़ी बात है, वहां किसी महिला ने टेक्निकल तरीके से, जो उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते कि महिलाएं भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो बनाया, खुद अनाउंसर बनी, और वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों को मोटिवेट किया, जान फूकी। ठीक है भाई, इस तरीके से याद रखना, ये अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, और हमारे भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने सक्सेसफुल बनाया है।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखो बेटा। इस पूरे मूवमेंट में आखिर में हुआ क्या, हम जीते हारे क्या हुआ, तो ये मूवमेंट तो हम हार गए, ये मूवमेंट तो हो गया सप्रेस। पर इस मूवमेंट ने खत्म होते होते अंग्रेजों को यह रियलाइज करवा दिया कि ये अब पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये पुरानी आईएनसी नहीं है जो हमारी बात सुनेगी, ये साले अपने दम पे काम करेंगे। तो आखिर में जब उनको ये बात समझ में आ गई तो फिर हमने भी क्या किया, जब उनको ये समझ में आ गई तो हमने भी फिर अपना आजादी के टूवर्ड्स अपने स्टेप्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से यहां पर देखो, ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है खत्म हो गया। और एक चीज याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है खत्म हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ इंप्लीमेंटेड था, लोग मर रहे थे, तो लोगों ने सोचा धीरे धीरे से खत्म ही कर देते हैं। पर मैंने बोला कि जैसे कि ये मूवमेंट है जहां पर अंग्रेज जो है पूरी तरह से बिखर गए, पूरी तरह से हमसे डर गए। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। बेटा जितने भी तुम लोग हो अभी क्लास में, जल्दी से अटेम्प्ट करो, आंसर दो बेटा जल्दी। क्या लगता है, अब तो पढ़ लिया हमने, किसने इस मूवमेंट को इनिशिएट किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया निधि। निधि है कि निखिल है? निखिल है, महात्मा गांधी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज, अब तो बता सकते हो, बताओ। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज, लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ, हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा जल्दी बताओ। निखिल क्या लगता है भाई? बिल्कुल, सी, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्योंकि ये ग्वालियर टैंक मैदान यानी अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इंकलाब जिंदाबाद, डू और डाई, जय हिंद, स्वराज इज माई बर्थ राइट। बताओ बेटा, बताओ इसका जवाब दो। क्या लगता है निखिल? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, डू और डाई, करो या फिर मरो। अब एक हमारे पास एक इवेंट है, नेक्स्ट इवेंट, इसको और करते हैं फिर क्लास ओवर करते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? आज बच्चे थोड़े कम है तो ये आज ये सेकंड इवेंट ही करते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, उनको करेंगे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? बेटा देखो ध्यान से, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला है क्या? पहले तो ये समझो कि सी राजगोपालाचारी कौन है। अगर ये नहीं मालूम तो ये कौन है मैं बता देता हूं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी स्टैंड्स फॉर चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। ये इंसान है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। सी राजगोपालाचारी जो है ये वो इंसान है जो गांधी जी के समधी हैं। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा याद है, देवदास गांधी, जो जर्नलिस्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था। तो देवदास गांधी और सी राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी, इन दोनों की शादी हुई थी। तो यानी गांधी जी जो हैं इनकी बेटी के ससुर हैं और गांधी जी इनके समधी हैं। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये इवेंट है हमारा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सूत्र या फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और ये 1944 में है, 1944 में। अब तुम बोलोगे सर ये किस लिए आया, ये क्या है? तो बेटा मैं आपको बताता हूं। तुम सबको याद है 1940 में मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी मुसलमानों के लिए, और बोला था हमें पाकिस्तान बनाना है तो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। पर ना तो आईएनसी ने उसे एक्सेप्ट किया, ना ही अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया। तो अब मुस्लिम लीग जो है भड़की हुई है कि हमारे 1940 के लाहौर सेशन का क्या मतलब निकला, जब उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा तो हमने वो सेशन किया ही क्यों? अंग्रेज बोल रहे साला हमको क्या मालूम तुमने क्यों किया है, आईएनसी बोल रहे हमको क्या मालूम तुमने क्यों किया, तुम हो ही क्यों, साला तुम जिंदा ही क्यों हो, है ना। आईएनसी का तो ये रिएक्शन होगा।
तो 1940 में जो मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन कंडक्ट किया और डिमांड की कि भाई हमें हिंदुस्तान से अलग, हिंदुओं से अलग एक अलग देश चाहिए जहां पे सिर्फ हमारा रूल हो, तो वो मना कर दिया सबने। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला है क्या किससे संबंधित? क्योंकि मुस्लिम लीग का जवाब तो आया नहीं, मुस्लिम लीग के इस सवाल का जवाब तो आया नहीं, तो मुस्लिम लीग भड़क गई और मूवमेंट 1942 में हुआ, 1943 तक चला। 43 से लेकर, बेटा ध्यान से देखो, 1943 से लेके 1944 तक इन्हीं मुसलमानों ने फिर से दंगे करवा दिए हिंदुस्तान में। पूरा पंजाब से लेके यहां बंगाल तक, पंजाब से लेके बंगाल तक की बेल्ट में हिंदू मुस्लिम जहां जहां थे वो आपस में भिड़ मरे, लड़े, कटे पिटे बुरी तरीके से। और तुम देखो 1943 से 44 के बीच में, 1943 से 44 के बीच में यहां पर देखो, ये लाहौर सेशन में जो इन्होंने डिमांड की, वो डिमांड यहाँ पे जब पूरी नहीं हुई तो इन्होंने दंगे करवा दिए। पूरा पंजाब, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, बंगाल हिंदू मुस्लिम है, तो पंजाब से लेके बंगाल तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम को भड़काया और दंगे करवाए। ठीक है, अब 1943 से 44 के बीच में ये हुआ। तो सी राजगोपालाचारी को समझ में आ गया था कि दंगे क्यों हो रहे हैं, इनको चाहिए सालों को सेपरेट स्टेट, इनको चाहिए सालों को रूल करने के लिए अलग टेरिटरी। तो सी राजगोपालाचारी ने डिसाइड किया कि जब गांधी जी जेल से बाहर आएंगे तो उनसे बात करेंगे, मतलब हाउस अरेस्ट से जब बाहर आएंगे तो उनसे बात करेंगे। और गांधी जी 1944 में ही आ गए। वो चले तो गए थे 1942 में, पर ये वापस आए हैं 1944 में। ध्यान से देखो, 1944 में गांधी जी जेल से निकले, मतलब वो हाउस अरेस्ट से निकले, और गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी से पूछा, कि गांधी जी अब क्या करना है। ठीक है, गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी से बातचीत की 1944 में। या ये कहो कि राजगोपालाचारी से इसने बात की, ठीक है, गांधी जी ने। तो सी राजगोपालाचारी, तो देखो ध्यान से, सी राजगोपालाचारी से गांधी जी ने बात की कि राजगोपालाचारी मैं तो अभी निकला हूं। अच्छा, वैसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, राजाजीज फॉर्मूला, क्योंकि सी राजगोपालाचारी का निक नेम जो गांधी जी वगैरह बोलते थे और राजा जी बोलते थे, तो इसे राजाजीज फॉर्मूला भी बोलते हैं, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड राजाजीज फॉर्मूला। तो गांधी जी बोलते हैं, राजा जी ये बताओ कि अब क्या स्टेटस है, मैं तो 1.5-2 साल से हाउस अरेस्टेड था, आप लोग तो जेल से बाहर ही हो, जेल से निकल गए हो, जल्दी टाइम से बताओ क्या स्टेटस है। तो गांधी जी को राजगोपालाचारी बोलते हैं कि गांधी जी देखो, एक ही दिक्कत है फिलहाल, तो अंग्रेज अब हमारी दिक्कत नहीं रहे, उनको रियलाइज हो चुका है कि अब उनका जाने का टाइम आ चुका है, तो 2-3 साल में, 3-4 साल में वो यहां से चले जाएंगे। और तुम देखो यही हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और उसके बाद 3 साल में चले गए। तो सी राजगोपालाचारी से बातचीत करते हुए गांधी जी ने बोला, तो अब क्या किया जाए बताओ। तो सी राजगोपालाचारी ने बोला कि देखो गांधी जी, मुझे जहां तक लगता है ये मुस्लिम लीग वाले जो है मानेंगे तो है नहीं, जब तक इनको हम एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट टेरिटरी नहीं देंगे, ये पीछे पड़े रहेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले गांधी जी ऐसा करते हैं कि एक ना आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, सी राजगोपालाचारी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए हिंदुस्तान में कहां कहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों को आइडेंटिफाई करके उनसे हम पूछते हैं कि क्या तुमको सच में हिंदुस्तान से अलग एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ये बोल रहा है, पहली डिमांड, पहली चीज ये बोल रहा है कि, ध्यान से सुनो, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में क्या बोल रहा है, गांधी जी को समझा रहे हैं कि गांधी जी देखो, अब सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदू मुस्लिम के दंगे जो इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने अभी करवाए हैं, बाद में भी कभी करवा सकते हैं, और हमारे पूरा का पूरा हमारा ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर हमने इनको नहीं रोका तो गांधी जी ने बोला तरीका क्या है, बोला तरीका यही है कि इनको जो इनकी डिमांड है वो दे दो, वरना ये ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, इनको कुछ टेरिटरी दे देते हैं। गांधी जी ने बोला यार ये तो पार्टीशन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, विभाजन के सख्त खिलाफ हूँ, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि विभाजन भी ना हो, ध्यान से देखो, विभाजन भी ना हो और ये मुस्लिम लीग वाले समझ भी जाएं,
तो सी राजगोपालाचारी ने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है गांधी जी, हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, जो आप जैसा चाहो वैसा बताओ, वैसे करते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बस ये लास्ट इवेंट है, देखो मुस्लिम पॉपुलेटेड जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब तुम देखो, खुद देखो, मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं उस जमाने के? एक तो पंजाब, ये पंजाब, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, ये पूरा पंजाब, इसकी राजधानी लाहौर, ठीक है, ये क्या है? लाहौर। और उसके बाद दूसरे जो हिंदू मुस्लिम जहां पे रहने बहुत ज्यादा, वो है बंगाल। वो क्या है? बंगाल। तो बंगाल बंगाल और पंजाब में है क्या हमारा, मैं बताता हूं। बंगाल और पंजाब में है क्या बेटा, ध्यान से देखो कि यहां जो ये जो वेस्ट पंजाब है, यहां तो मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी में, यहां पर तो मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। और यहां पर बंगाल में भी जो मुस्लिम है, बांग्लादेश वाला एरिया देखो या कलकत्ता के आसपास वाला एरिया देखो, यहां पर भी मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। तो इनको पता चल गया ये दो एरियाज हैं, तो अब आगे की सिचुएशन वैसी ही होगी। तो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज इन्होंने पता कर लिए कि एक तो बंगाल है, दूसरा सॉरी, एक तो बंगाल और दूसरा पंजाब है, पंजाब और बंगाल, यहीं पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो इन्हीं को थोड़ी सी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है, ठीक है। चीजें समझ तो रही नहीं है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जो एरियाज है, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, एक तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बीच में कंडक्ट करवाएंगे प्लेबिसाइट, यानी एक तरह की वोटिंग, प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में आइडेंटिटी इनको देनी है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने हैं, तो इनकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज आइडेंटिटी के हिसाब से पता चल जाएगा और उनको एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाएगा, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान से देखो, उनसे प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाएगा उनके साथ। प्लेबिसाइट का मतलब है वोटिंग, जनरल मुद्दों पर जो वोटिंग होती है, जैसे एक तो इलेक्शन वाली वोटिंग होती है, किसी को चुनना है, तो वो तो होती है नॉर्मल वोटिंग, इलेक्शन वोटिंग। मैं बोल रहा हूं नॉर्मल मुद्दों पर अगर कोई कोई ध्यान से देखो राय ली जाती है, तो यहां पर वो राय ली जा रही है, तो जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है पंजाब और बंगाल में, वहां पर ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, या फिर जो हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही वो इलाके हैं कि नहीं। और उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, देखो आगे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो ये चाहते हैं। ध्यान सुनो, आइडेंटिटी हम इसलिए पता करना चाह रहे हैं, या इनको आइडेंटिफाई इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि क्लियर हो सारी चीजें। ध्यान सुनो, मुस्लिम एरिया और मुस्लिम एरिया उधर, यहां मुस्लिम एरिया पंजाब, उधर मुस्लिम एरिया बंगाल। पंजाब और बंगाल के मुसलमानों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मुस्लिम है, और हम उनके बीच में प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, यानी एक तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे उनके बीच में, और उनसे पूछेंगे, ठीक है। प्लेबिसाइट मतलब एक तरीके से इलेक्शन या वोटिंग, इलेक्शन को रहने दो, ये थोड़ा सा ज्यादा ऑफिशियल वर्ड हो जाएगा, वोटिंग ठीक है। तो बोला हम उनसे वोटिंग करवाएंगे, प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे उनसे कि भाई तुम्हें सच में हिंदुस्तान से अलग कोई सेपरेट स्टेट चाहिए, हिंदुस्तान से अलग सच में कोई सेपरेट स्टेट चाहिए। यानी इन मुसलमानों से पूछेंगे, देखो इधर क्या है, ये जो एरिया है पंजाब का पाकिस्तान की तरफ, यहाँ मुस्लिम है, और इधर ये बंगाल का जो ये वाला एरिया है बांग्लादेश वाला, ये मुस्लिम है, ठीक है। तो इनसे हम पहला पॉइंट गांधी जी को समझा रहे हैं कि गांधी जी पहला पॉइंट तो ये कि पहले हम मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, मुस्लिम जनसंख्या वाले इलाकों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बीच में करवाएंगे कंडक्ट प्लेबिसाइट कि क्या सच में हिंदुस्तान से अलग एक स्टेट चाहिए तुम्हें। अगर वो बोलते हैं हाँ चाहिए, तो भाई ऐसा है, फिर हम बनाएंगे एक बाउंड्री कमीशन, ठीक है, एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे और उस बाउंड्री कमीशन को बोल देंगे भाई ऐसा है
तुम बंगाल और पंजाब को बीच में से डिवाइड कर दो, है ना भाई। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये पंजाब को डिवाइड कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया बंगाल को, ठीक है भाई। तो बोला अगर इन्होंने बोला हाँ चाहिए हमें अलग से एक स्टेट चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे, बाउंड्री कमीशन बनवाएंगे और दो हिस्सों में पंजाब और बंगाल को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। बात यहीं पे खत्म, बात यहीं पे खत्म। अब देखो ध्यान से, तो एक तो आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज जहां मुस्लिम है और वहां पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे। अगर वो बोलते हैं हाँ चाहिए हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, तो भाई बाउंड्री कमीशन करवा के ये बाउंड्री बनवा देंगे और बोलेंगे अब भाई ऐसा है, ये वाला तुम्हारा एरिया, ये वाला तुम्हारा एरिया, अब तुम करो रूल आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब सीन क्या है भाई, अब सीन क्या है, ध्यान से देखो। तो गांधी जी ने बोला कि ये फिर आगे और क्या होगा, फिर ये बाउंड्री कमीशन बन जाएगा, उसके बाद बोला उनके फिर बाउंड्री बन जाएंगी, फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर डिसाइड हो जाएगा। तो यहां पर गांधी जी ने बोला, यहां पे गांधी जी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस टाइम पर ध्यान से देखो, गांधी जी ने साफ बोला कि भाई देखो दिक्कत कोई नहीं, पर इस टाइम पे अगर विभाजन हो रहा है तो मेरे को थोड़ी चुभन सी हो रही है, ठीक है, ये पार्टीशन होना नहीं चाहिए था। तो श्री राजगोपालाचारी ने बोला कि सर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, समझी जी, इतना तो करना ही पड़ेगा, मुसलमानों के लिए इतना एरिया तो हमें देना ही पड़ेगा ताकि ये शांति से रहे और दूसरों को शांति से रहने दे, वरना ये दंगे करवाएंगे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है चलो जैसा आपको सही लगे कर लो, और आप ऐसा करो एक बार मुस्लिम लीग के मेंबर्स को बुला लो, मुस्लिम लीग के मेंबर से ये ऑफर के बारे में बात कर लो, उनसे डिसाइड कर लो क्या करना है। तो श्री राजगोपालाचारी ने मुस्लिम मेंबर्स को बुला लिया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी आ गया। और मोहम्मद अली जिन्ना जब ये ऊपर के 2 पॉइंट सुनता है कि हम मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि उस मतलब पंजाब, हाँ मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी पूरे देश में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जैसे हमें पता चला है कि पंजाब और बंगाल में, तो हम उनके बीच में एक वोटिंग करवाएंगे, जनरल वोटिंग करवाएंगे, प्लेबिसाइट, और हम उनसे पूछेंगे क्या वो हिंदुस्तान से सच में अलग देश चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ चाहिए, तो हम एक बाउंड्री कमीशन बना देंगे और ये इलाका और ये इलाका आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, ये इलाका और ये इलाका आपको दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये डील होती है, इस तरीके से ये डील होती है, ठीक है। अब ये डील जो है इतनी हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश, पर श्री राजगोपालाचारी लास्ट पॉइंट अब बोलते हैं, बोले देखो ये सारी चीजें हम करेंगे, हम आइडेंटिफाई भी करेंगे उन रीजन्स को जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हम प्लेबिसाइट भी कंडक्ट करवाएंगे, और हम बाउंड्री कमीशन में हम जो है उनको बोल देंगे कि भाई बाउंड्री जो है वो बना दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब सीधी बात यहां पर ये आ जाती है कि ये होगा कब। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह खुश हो रहे हैं कि वाह ये लोग अपना ये जो आई कार्ड वगैरह है ये सब ये सब जो है बनवा रहे हैं, ध्यान से देखो, यानी ये सब आई कार्ड वगैरह टाइप का, आइडेंटिटी कार्ड टाइप का ये हमारा बनवा देंगे, जैसे ही हम बोलेंगे कि हाँ भाई हमें तो सेपरेट स्टेट चाहिए, और फिर जो है हम लोग मस्त एकदम इस कमीशन के थ्रू अलग देश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग वाले मेंबर्स बहुत खुश हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, कि भाई ये भी होगा, ये भी होगा, अल्टीमेटली ये जो है हमारा बॉर्डर बन जाएगा, हम अलग हो जाएंगे और उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, इस तरह से खुश हो रहे हैं। पर मोहम्मद अली जिन्ना के सामने जो चौथा पॉइंट आया अपने अपने श्री राजगोपालाचारी का, तो उन्होंने बोला देखो जिन्ना साहब, मुस्लिम लीग के लिए सारी चीजें की जाएंगी, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सच में तुम्हें सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए या नहीं, अगर वो हाँ बोलेंगे तो हाँ, नहीं बोलेंगे तो ना। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया, बोला पर देखो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के लिए रेडी नहीं था कि ये कंडीशन है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए भी, तो मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसे ही आ गया था। तो हमने इनको बताया देखो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपके समुदाय को, आपकी कम्युनिटी को सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से देखो, बोला ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, मुस्लिम लीग को वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, यानी आईएनसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट करे, मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट करे आईएनसी को उसके स्ट्रगल में,
ताकि हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकें। और यहां पर मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं दिया। मुस्लिम लीग बोला कि भाई ऐसा है, हम अंग्रेजों के तब से गुलाम हैं जब से बने हैं, तब से चमचे हैं, तो अगर हम किसी एक इंसिडेंट में उनके अगेंस्ट चले जाएंगे तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। कहीं वो अंग्रेज हमारे बारे में भी अच्छा सोचते होंगे, देखो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जब देश को आजाद करके जाएंगे तो इनको भी कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तुम तो हमारा पत्ता कटवा रहे हो। जहां अंग्रेज हमारे बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, तुम जो है यहां पर घुस के हमारी ऐसी तैसी करवा रहे हो। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर क्या होता है कि अंग्रेज जो है उनसे पंगा ले नहीं सकता मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग। तो जैसे उसको पता चला कि अंग्रेजों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसने साफ मना कर दिया, बोला मैं और मेरी टीम जो है हम यहां पर नहीं आएंगे, हम आपको इसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है भाई, साफ साफ बोल दिया इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम यहां पर आपको सपोर्ट नहीं देंगे, हम आपको यहां पर आपके इस प्लेटफॉर्म से, इस पूरे के पूरे प्रोविजन से हम अग्री नहीं करते। हमें तो भाई हम आपके टेम्परेरी सुख के लिए, छोटे छोटे इलाके दे रहे हो एक तो हमें, बोला हम आपके टेम्परेरी सुख के लिए जो हमारा परमानेंट सुख है उससे त्याग नहीं करेंगे। साफ साफ बोल दिया। किसने किसने बोल दिया? ये बोल दिया मुस्लिम लीग वालों ने कि हम आप दो टेरिटरी छोटी छोटी दे रहे हो कि जाके रूल कर लो। बोला इसके लिए नहीं है, हमें थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए, हमें बड़ा एरिया चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था क्या डिमांड किया था, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, फिर ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सब ये डिमांड कर रहे हैं पर अब नहीं ले रहे हैं। बोला नहीं, इतनी छोटी टेरिटरी लेके हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो ना ही हो तो ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया और ये भी हो गया फेल। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला हमको नहीं चाहिए, हम अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम उनके शुरुआत से गुलाम हैं, हम शुरुआत से उनकी बातें मान रहे हैं, अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो ये पूरा बदला अंग्रेज जो है हमसे निकाल लेंगे तब जब आज़ादी मिलेगी, और हमें कुछ भी दे के नहीं जाएंगे, तो हम ये पंगा नहीं ले सकते। और इस तरीके से सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी फेल हो गया। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में यहाँ पर एक तरीके से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम लीग के खिलाफ, मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। ये सेशन इसलिए यहाँ पर लाया गया था। पर अब तुम देखो यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं कि नहीं। अब बताओ भाई, अब बताओ, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड बच्चों, हाँ, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? बताओ, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी बताओ। अब तो जवाब दे सकते हो, अब तो पढ़ लिया है। बताओ बताओ। निखिल बाबू क्या लगता है, जल्दी बताओ, फिर क्लास एंड करनी, दूसरी क्लास भी शुरू करनी है। बिल्कुल, बी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया गायत्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निखिल। तो बी, इनके बीच में एग्रीमेंट, समझौता करवाना है। ठीक है। और ये वाला देखो, व्हाट डिड द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला सजेस्ट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ हिंदू मुस्लिम इश्यूज? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ने हिंदू मुस्लिम मुद्दों के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका जवाब और दे दो। जल्दी बेटा जल्दी। नहीं 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 नहीं, बी नहीं, बी नहीं। ये देखो ना, अब प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यही तो अभी पढ़ रहे थे, प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, तो सी है इसका आंसर। ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। बाकी दो तीन क्वेश्चन जो है वो कल के टॉपिक में कर लेंगे, मतलब परसों के टॉपिक में कर लेंगे, मंडे को। तो आज हम लोगों ने यहां पर कर लिया, हम लोगों ने 1944 तक किया है, 1944 तक किया है हम लोगों ने। तो आपको यहां तक का रिवाइज कर लेना है। मैं ये जो पीडीएफ है ये अपलोड करवा देता हूं, पुरानी वाली सारी पीडीएफ जो है आपके पास आ चुकी होंगी, अपलोड हो चुकी होंगी, देख लेना एक बार, पुराने लेक्चर के साथ अपलोड हो चुकी होंगी। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, कल नहीं परसों मिलेंगे और आगे की कहानी 1944 से लेके 47 48 तक की कहानी को कवर करेंगे। शायद अगली क्लास में खत्म ही हो जाए सब कुछ। ठीक है, चलो बेटा, चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
एंजॉय योर संडे।